नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और एप्लीकेशन नंबर 5 में हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले जो एप्लीकेशन हमने डिस्कस की है वो एप्लीकेशन हमने डिस्कस की है रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स फॉर द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटेंट एज एन इंटरमीडिएट। कुछ इसी के सिमिलर एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर 5। मैं आपको रिकॉल कराता हूं। देखो इसमें जैसे कि हमने डिस्कस किया रिएक्टिविटी का जो कंपैरिजन होगा वो आरडीएस के अकॉर्डिंग होगा। बस हमें ये देखना होता है कि जो कंपाउंड्स आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी के लिए गिवन है उसमें किस कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहले कंप्लीट होगा। क्योंकि आप सोचिए जिस कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहले कंप्लीट होगा उसी में ओवरऑल रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि जो आरडीएस है वही तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट को डिसाइड कर रहा है। तो जिसका आरडीएस जल्दी कंप्लीट हो रहा है मतलब उस रिएक्शन की रेट ज्यादा है। और इसमें आप याद करो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हमने बात की थी कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्पेटेन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बस कुछ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड नेक्स्ट एप्लीकेशन में डिस्कस कर रहा हूं। आप ध्यान देना यहां पर हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हो सकता है इस हेडिंग से ही सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे ये कंप्लीट होती है, ये डिटेल पार्ट तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये नहीं है व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में। अभी केवल हमें ये डिस्कस करना है। देखो if this is electrophilic substitution reaction, ध्यान देना, if this is electrophilic substitution reaction then how to compare reactivity of different aromatic compounds for this reaction। ये electrophilic substitution reaction क्यों है, कैसे होती है, ये सारा डिटेल तो हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं केवल नेट रिएक्शन लिख रहा हूं। अभी जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है बस आप ऐसा मान लें कि इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों मानेंगे ये पार्ट 2 में डिस्कस होगा। जरा ध्यान देना जो रिएक्शन आपके सामने है, अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए द रिएक्शन इज 2 स्टेप प्रोसेस। क्या हो रहा है देखो रिएक्शन में, आप ध्यान देना यहां पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल का एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में इंटरेक्शन है और इस इंटरेक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ऐड होकर इंटरमीडिएट कार्पेटेन बना है। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, देखो अगर आप देखेंगे तो सेकंड स्टेप में देयर इज एलिमिनेशन ऑफ दिस प्रोटॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल। यहां पर क्या हो रहा है, इस इंटरमीडिएट में से H+ का एलिमिनेशन हो रहा है। एक तरह से आप ऐसा समझ लें ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक होकर H+ का एलिमिनेशन हुआ और ये हमें यहां पर फाइनली प्रोडक्ट मिला। अब ये क्वेश्चंस आपके माइंड में अभी हो सकते हैं कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे ऐड हुआ, ये पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, कार्पेटेन कैसे बना, यहां से H क्यों एलिमिनेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको तब मिलेंगे जब पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपसे क्या कहा, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो अभी है ही नहीं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। अभी तो केवल हम ये बात करें कि अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर ऐसा मान लिया जाए कि इट इज ESR, देन हाउ टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर दिस रिएक्शन। चलो उस बात को डिस्कस करते हैं। अब आप देखो ये रिएक्शन भी 2 स्टेप्स में कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पर भी फिर कंपैरिजन का बेसिस क्या हो जाएगा, आरडीएस। हमें ये देखना होगा कि इस रिएक्शन का कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या मैं कह सकता हूँ जो कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस एप्लीकेशन में बताया था कुछ वैसा ही। आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है। और सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है, जो इंटरमीडिएट अनस्टेबल मॉलिक्यूल है वो फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टेबल टू अनस्टेबल एंड अनस्टेबल टू स्टेबल, आप ही डिसाइड करो कौन सा प्रोसेस स्लो और कौन सा प्रोसेस फास्ट होगा। क्या मैं कह सकता हूं एवरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल विल हैव टेंडेंसी टू गेट स्टेबलाइज्ड। तो अगर अनस्टेबल से स्टेबल प्रोसेस जा रहा है तो डेफिनेटली फास्ट होगा, लेकिन स्टेबल से अनस्टेबल जाने वाला प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि कोई भी स्टेबल मॉलिक्यूल इतना आसानी से अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा, राइट। तो ये प्रोसेस स्लो होगा, तो ये रिएक्शन का आरडीएस होगा। और अब आप ध्यान देना अगर ये रिएक्शन का आरडीएस है तो बस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अकॉर्डिंग आपको रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना होगा। और यहाँ पर अब मैं बात करना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन में रिएक्टिविटी
दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। देखो पहला फैक्टर तो वही है जो प्रीवियस एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया है, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्योंकि यहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट इज आरडीएस। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर इस इंटरमीडिएट का फॉर्म होना रिएक्शन की रेट को डिसाइड कर रहा है, तो जितना ये इंटरमीडिएट फास्ट फॉर्म होगा रिएक्शन की रेट उतना हाई होगी। ये बात समझ में आ रही है? देखो ये इंटरमीडिएट जितना जल्दी बनेगा, जितना इसका फास्ट फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन की रेट उतना हाई होगी। अब आप सोचिए इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन फास्ट हो, ऐसा कब होगा? इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा हो, ये आसानी से बन जाए, ये फास्ट बने, ऐसा कब होगा? ये तब होगा जब ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो। देखो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उसके फॉर्मेशन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। आप सोचिए क्या मैं कह सकता हूं, बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बेटाइन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये प्रोसेस उतना ही स्लो हो जाएगा। और ये प्रोसेस अगर स्लो हुआ तो फिर तो रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। तो आप क्या चाहेंगे? ये अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल चाहेंगे। देखो इंटरमीडिएट है तो अनस्टेबल, बस आपको ये देखना है कि कितना अनस्टेबल है। क्या मैं कह सकता हूँ, बनने वाला इंटरमीडिएट जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये प्रोसेस उतना स्लो होगा, और प्रोसेस जितना स्लो होगा रिएक्शन की रेट उतना कम होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन की रेट ज्यादा हो, कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो, तो वो इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। जितना केटायन स्टेबल होगा, इसके फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतना ही आसानी से बनेगा, फास्ट बनेगा। फास्ट बनेगा तो रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। देखो ये एप्लीकेशन तो बिल्कुल वैसी हो गई जो मैंने यहां डिस्कस की थी, बिल्कुल यही कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया है। रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्योंकि यहां भी अगर आप देखेंगे तो इस कार्बेटाइन का फॉर्मेशन रिएक्शन का आरडीएस है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो कार्बेटाइन का फॉर्मेशन रिएक्शन का आरडीएस है। बिल्कुल ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी इस कार्बेटाइन का फॉर्मेशन रिएक्शन का आरडीएस है। तो ये वाला फैक्टर तो एकदम कॉमन हो गया। लेकिन अब इस एप्लीकेशन में एक एडिशनल फैक्टर और भी है, और वो एडिशनल फैक्टर क्या है जो प्रीवियस एप्लीकेशन में नहीं था। ध्यान देना, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप अगर रिएक्शन का आरडीएस है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस कंपाउंड पर से रिएक्ट कर रहा है, ये भी तो आरडीएस का पार्ट हुआ ना। क्या मैं कह सकता हूं, इलेक्ट्रोफाइल का इस रिंग से रिएक्ट करना इज द पार्ट ऑफ आरडीएस। इनफैक्ट मैं यहां पर आरडीएस के लिए दो बात करना चाहूंगा, सुनिएगा इस बात को। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट वन पॉइंट, एंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग सेकेंड पॉइंट, बोथ आर द पार्ट ऑफ आरडीएस। ये दोनों ही आरडीएस के पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जबकि अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो आरडीएस में इस कंपाउंड से कोई रिएजेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना तो किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, ना किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो केवल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। जबकि जो एप्लीकेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन और इलेक्ट्रोफाइल का इस रिंग के साथ में रिएक्शन दोनों ही आरडीएस के पार्ट है। तो फिर तो यहां पर रिएक्टिविटी के लिए इंटरमीडिएट का फैक्टर तो आपको लेना ही है, लेकिन साथ में हमें यहां पर एक फैक्टर और भी लेना होगा। और वो फैक्टर क्या लेना होगा? देखो, रिएक्टिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग। रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यहां कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल की रिंग से रिएक्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन का रेट उतना हाई होगा। मतलब अगर इस इलेक्ट्रोफाइल के सामने, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझें, अगर इस इलेक्ट्रोफाइल के सामने ये 3 एरोमेटिक कंपाउंड्स की चॉइस हो, तो बस हमें ये देखना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल पहले किस एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी किस एरोमेटिक कंपाउंड से किस रिंग पर अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब जरा आप सोचिए, इलेक्ट्रोफाइल की रिंग से रिएक्ट करने की टेंडेंसी डिपेंड किस पर करेगी? इट विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। समझना इस बात को। यहां पर हम बात कर सकते हैं दिस अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विद रिंग, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। क्योंकि आप सोचिए, क्या मैं कह सकता हूं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज रिएजेंट्स
which have tendency to accept electron to form covalent bond. इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये उस साइड पर अप्रोच करते हैं जहां से इन्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग टेंडेंसी डिपेंड करेगी साइड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। क्या मैं कह सकता हूं जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल उसी रिंग को पहले अप्रोच करना चाहेगा। इलेक्ट्रोफाइल का उसी रिंग के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट विल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा। तो जिस रिंग से इसको इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेंगे ये वहां अप्रोच करना चाहेगा। और कौन सी रिंग से इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से मिलेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल पहले उसे अप्रोच करना चाहेगा, पहले उससे रिएक्ट करना चाहेगा। और इलेक्ट्रोफाइल जिससे पहले रिएक्ट करेगा उसी की रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्ट करना ये भी तो आरडीएस का पार्ट है। तो दो फैक्टर्स आपके सामने हैं, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्पेटेन and reactivity directly proportional to attacking tendency of electrophile on ring, and that is directly proportional to electron density in ring. अब मैं इन दो फैक्टर्स को अप्लाई करके बताता हूं आपको एक जनरल एग्जांपल पर। सुनिएगा इस बात को। देखो ये 3 एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर आपको दिए हुए जिसमें इन फर्स्ट अ ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग दैट इज सपोज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इन सेकंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, मतलब बेंजीन मॉलिक्यूल मैंने लिया है और हाइड्रोजन का आप जानते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑन रिंग। और यहां पर कोई ग्रुप जी प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, मतलब ग्रुप जी यहां पर मान लेते हैं -m हो सकता है या -i भी हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में इट में भी +m और +i। अब जरा देखो हमें दो फैक्टर्स लेने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्पेटेन। जरा ध्यान देना, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, अब जरा सुनिए, क्या मैं इस फैक्टर के लिए इस मिडिल वाले मॉलिक्यूल को रेफरेंस ले सकता हूं? इसको मैंने रेफरेंस क्यों लिया समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जो इसमें है वो तो सब में कॉमन है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? तो एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं यहाँ पर रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स रिंग, बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स रिंग इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या करेगा? रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा मोर। और withdrawing group by withdrawing electrons from ring will decrease electron density in ring. ये ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। ये आपके पास ऑर्डर है, और ये अगर आपके पास ऑर्डर है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग will be directly proportional to +m + i. It will be directly proportional to +m + i and inversely proportional to -m - i. यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m + i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m - i। मतलब जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, आप सोचिए जिस पर रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके रिंग में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और आप सोचिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल की उस रिंग पर अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और अगर अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो वो कंपाउंड ESR के लिए मोर रिएक्टिव होगा, जबकि -m - i में इसका रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्पेटेन। अब जरा देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट कौन है? कार्पेटेन। जरा कार्पेटेन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सुनिए, मान लेते हैं इस एरोमेटिक कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग जो कार्पेटेन बना होगा, समझना बात को, देखो इसके करस्पॉन्डिंग कार्पेटेन कौन सा बना होगा? ये आपके सामने, ये तो कंपाउंड लिया हमने बेंजीन। अब जरा देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरमीडिएट कार्पेटेन है, अगर उसकी स्टेबिलिटी को रेफरेंस मान लिया जाए, ध्यान देना, अगर इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को रेफरेंस मान लिया जाए तो बता सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी इस रेफरेंस कार्पेटेन से ज्यादा होगी या कम होगी? तो जरा देखो यहां पर ग्रुप जी प्रेजेंट है, H का तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन G इस रिलीजिंग ग्रुप मतलब प्लस ग्रुप। अब जरा बताओ अगर रिंग पर कोई प्लस ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बनने वाले कार्पेटेन को स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज करेगा? क्या मैं कह सकता हूं प्लस इफेक्ट तो प्लस के लिए अच्छा होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल स्टेबलाइज द कार्पेटेन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। आप जरा सोचिए इस बेंजीन के करस्पॉन्डिंग जो कार्पेटेन बना, इस कार्पेटेन पर H का क्या इफेक्ट आ रहा है? कोई इफेक्ट नहीं। इस H का कार्पेटेन के लिए कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर H की जगह रिंग पर कोई रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता तो वो रिलीजिंग ग्रुप बनने वाले कार्पेटेन को स्टेबलाइज करता, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्पेटेन बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रेफरेंस कार्पेटेन।
जबकि आप सोचिए अगर इस H की जगह कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हुआ, माइनस ग्रुप प्रेजेंट हुआ, तो माइनस ग्रुप तो क्या करेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, तो लेस स्टेबल। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई। ये आप जानते ही हैं, प्लस इफेक्ट केटाइन के लिए अच्छा होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस। माइनस इफेक्ट केटाइन के लिए बुरा होगा। इसका मतलब तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही फैक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो सेम इफेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। यहां भी प्लस एम प्लस आई और यहां भी प्लस एम प्लस आई रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं द कंपाउंड हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल बी more reactive for ESR as compared to reference molecule, and the compound having electron withdrawing group on ring will be less reactive for ESR as compared to reference molecule। ये बात समझ में आ रही है। अल्टीमेटली इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, जो भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स गिवन है, बस आप ये चेक करो कि जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में रिंग पर रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स पर रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा वो लेस रिएक्टिव होंगे ESR के लिए। क्यों समझ में आ रहा है? देखो रिलीजिंग ग्रुप, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है रिंग पर, वो एक तरह से आप कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को दो तरह से रिएक्टिव बनाएगा फॉर ESR। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन रिंग विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, एंड बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इट विल इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक ऑन रिंग। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा रिलीजिंग ग्रुप, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोफाइल के रिंग से रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और अगर रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इसका रिएक्ट करना ही तो रिएक्शन का RDS है ना, रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कंपाउंड की ESR के लिए रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और दूसरा सपोर्ट क्या है, आप सोचिए अगर रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो जब इस कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से, देखो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से इंटरमीडिएट जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन को ये रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और अगर बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा रेस्पेक्टिव कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज हाउ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल इंक्रीज reactivity of aromatic compound, reactivity of benzene ring for ESR. How is it? By two ways. One of the way is electron releasing group will increase electron density in ring, and that will increase tendency of electrophile to attack on ring. And in second way is if releasing group is present on ring, on attack of electrophile there will be formation of carbocation, and formation of carbocation, that carbocation will be stabilized by the electron releasing group present on ring. So this is how इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिंग फॉर ESR, और विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि जो भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स गिवन है उनमें रिलीजिंग ग्रुप वाले कंपाउंड जिनमें रिंग पर रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, रेफरेंस बीच में हो जाएगा, और जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी रिएक्टिविटी कम। क्या मैं कह सकता हूँ, रिलीजिंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्टिविटी उतना कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स का ESR के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है। क्लियर होगी बात? इस एप्लीकेशन में जिस क्वेश्चन प्रोफाइल को हमने कवर किया है वो हमने कवर किया है हाउ टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर ESR। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स गिवन है उनमें आप ये चेक करें कि बेंजीन रिंग पर जो ग्रुप प्रेजेंट है उसका नेचर क्या है। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो वो उस रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा फॉर ESR, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। बीच में आ जाएगा रेफरेंस मॉलिक्यूल बेंजीन, और उन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी कम होगी जिनमें रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप देखो इसी एप्लीकेशन में ओवरऑल अगर हम बात करें तो तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, एक तो क्वेश्चन ये बनता है सेट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको गिवन होंगे और उनमें आपको उनका रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना होता है। इसके अलावा इसमें दो क्वेश्चंस और बनते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जिसमें इस एप्लीकेशन में फ्रेम होता है वो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब आपसे इस क्वेश्चन प्रोफाइल में
ये पूछा जाता है आपको 4 ऑप्शंस में 4 ग्रुप्स गिवन हो गए और आपसे पूछा जाता है कि उनमें से कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप है या कौन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब आप समझना, आप ध्यान देना। देखो जैसा कि हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर रिंग पर प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा रेफरेंस मॉलिक्यूल बेंजीन के कंपैरिजन में, और अगर विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड रेफरेंस के कंपैरिजन में ईएसआर के लिए लेस रिएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ देखो कि अगर रिलीजिंग ग्रुप की बात की जाए तो रिलीजिंग ग्रुप एक तरह से इस रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है फॉर ईएसआर, जबकि विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को ईएसआर के लिए डीएक्टिवेट कर रहा है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। तो यहां पर अगर बात की जाए एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की, तो ध्यान देना जिन ग्रुप्स का रिंग के लिए नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है वो होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और अगर बात की जाए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की, तो जिन ग्रुप्स का रिंग के लिए नेट इफेक्ट विथड्रॉइंग होता है वो होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो हमेशा आप उस क्वेश्चन को बाय डिफॉल्ट आप उस क्वेश्चन को ईएसआर की रिएक्टिविटी से रिलेट करके आपको आंसर देना है, और ईएसआर की रिएक्टिविटी से अगर आप उसको रिलेट करते हैं तो ईएसआर की रिएक्टिविटी के लिए कौन से ग्रुप्स सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एक तरह से कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं, उसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं फॉर ईएसआर। क्लियर बात ये। अब बात करते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन प्रोफाइल की। थर्ड क्वेश्चन प्रोफाइल में देखो आपसे पूछा जाता है प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक। आप ध्यान देना, देखो प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है ईएसआर में नेट प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक क्या होता है, और ध्यान देना इलेक्ट्रोफाइल का रिंग के कार्बन पर अटैक होने के साथ में क्या होता है, उस कार्बन पर प्रेजेंट जो H है वो H वहां से रिप्लेस हो जाता है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो देयर इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन ऑफ रिंग बाय इलेक्ट्रोफाइल इन ईएसआर रिएक्शन। तो ईएसआर में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करके कार्बन से H को रिप्लेस कर देता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं देखो कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो अटैकिंग साइट होगी वो अटैकिंग साइट क्या होगी, दैट कार्बन एटम ऑफ रिंग वेयर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ईएसआर में इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग साइट समझ में आ रही क्या हो रही है, ध्यान देना ईएसआर में इलेक्ट्रोफाइल की जो अटैकिंग साइट है वो आप कह सकते हैं दैट कार्बन एटम ऑफ रिंग वेयर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिंग बाय इलेक्ट्रोफाइल। अब ऐसे में आप देखो अगर हम बात करें इसमें प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक की, ध्यान देना जैसे इस केस में अगर हम बात करें कि इस केस में इलेक्ट्रोफाइल का लिए अटैकिंग साइट क्या होगी, तो पहले तो देखो अगर मैं इस कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोफाइल के लिए नंबर ऑफ अटैकिंग साइट की बात करूं, ध्यान देना नंबर ऑफ अटैकिंग साइट की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं देयर आर 6 साइट्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अभी अभी हमने बात की है इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैकिंग साइट क्या है, दैट कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग वेयर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। अब मुझे बताओ इस रिंग में हाइड्रोजन कहां प्रेजेंट है, सभी कार्बन पर। all the 6 carbon atoms of ring are having hydrogen, so all the 6 carbon atoms can be attacking site for this electrophile for ESR। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए नंबर ऑफ अटैकिंग साइट्स 6 हैं। तो क्वेश्चन है अगर एक से ज्यादा साइट्स अवेलेबल हैं और ऐसे में अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोफाइल फिर प्रेफरेबली कहां अटैक करेगा, उसका प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक क्या होगी, तो आप ध्यान देना क्या मैं कह सकता हूं इस केस में तो ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर सिमिलर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सभी 6 कार्बन एटम्स एकदम सिमिलर कार्बन है, आइडेंटिकल कार्बन है इन ऑल रिस्पेक्ट। तो फिर तो हम कह सकते हैं क्योंकि सभी सिमिलर कार्बन है
तो all the 6 sites are similar, so there will be no preferred site of attack for electrophile on this compound. क्योंकि इसमें सभी 6 कार्बन एटम्स सेम है, तो सभी पर अटैक करने की टेंडेंसी सेम रहेगी. इसका मतलब इसके लिए तो हम कह सकते हैं देयर इज नो प्रेफर्ड साइट. अब आप ध्यान देना, सेकेंड कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं. देखो, अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है जिस पर रिंग पर ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान देना, अगर रिंग पर ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, वन ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन रिंग. ऐसे में अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैकिंग साइट क्या हो सकती है, तो आप ध्यान देना. देखो, इस केस में अगर बात की जाए तो अब हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ साइट्स where electrophile can attack for ESR are 5 sites. आप ध्यान देना. अब देखो, ये साइट तो नहीं हो सकती अटैकिंग साइट, क्योंकि अब यहाँ पर H प्रेजेंट नहीं है. इलेक्ट्रोफाइल को कौन से कार्बन पर अटैक करना है? रिंग के उस कार्बन पर अटैक करना है जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है. और हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो वो इन 5 कार्बन पर प्रेजेंट है. तो एक तरह से आप कह सकते हैं नंबर ऑफ साइट्स फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉर ESR इज 5. लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि इन 5 साइट्स में अगर बात की जाए तो अटैक ऑन दिस कार्बन will be one of the type of site, attack on this carbon will be second type of site, attack on this carbon will be third site of type, but attack on this carbon will be repetition of this site. क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों साइट्स आइडेंटिकल साइट्स होगी, यहाँ पर अटैक किया जाए या यहाँ पर अटैक किया जाए, या ये अगर हम कहें कि यहाँ से H का सब्स्टिट्यूशन हो या यहाँ से H का सब्स्टिट्यूशन हो, वो एक ही बात होगी. और इसी तरह से ये दोनों साइट्स भी कॉमन होगी. मतलब अगर मैं टाइप ऑफ साइट्स की बात करूँ तो इस कंपाउंड में टोटल 3 टाइप ऑफ साइट्स अवेलेबल हैं, 1, 2 and 3. इट विल बी रिपीटेशन ऑफ सेकेंड एंड इट विल बी रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट. और अगर मैं पोजीशंस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप जानते हैं दिस इज ऑर्थो पोजीशन, मेटा एंड दिस इज पैरा. और इस पोजीशन की बात करोगे तो फिर से ये मेटा पोजीशन हो जाएगी, और इसकी बात करोगे तो ऑर्थो पोजीशन. मतलब यहाँ पर टोटल हम कह सकते हैं 3 साइट्स आर अवेलेबल, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स आर अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉर ESR. अब अगर मैं इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे में अगर बात की जाए कि यहाँ पर प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक क्या होगी, तो आप याद करें हमने डिस्कस किया. देखो, प्लस एन ग्रुप, ये हमने डिस्कस किया. प्लस एन ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. जो प्लस एन ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, व्हाइल मेटा पोजीशन रिमेन्स न्यूट्रल. ये आप जानते हैं. अब ऐसे में आप सोचिए इलेक्ट्रोफाइल के लिए अब मैं अगर बात करूं प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक की, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल तो प्रेफरेबली उस साइट को अप्रोच करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो दैट इज मोर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन. तो फिर तो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो प्रेफरेबली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर अटैक करेगा H को रिप्लेस करने के लिए. और ये रीजन है, देखो अगर इलेक्ट्रोफाइल ने ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया तो प्रोडक्ट आपको ऑर्थो आइसोमर मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल ने पैरा पोजीशन पर अटैक किया तो प्रोडक्ट आपको पैरा आइसोमर मिलेगा. मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेटा के कंपैरिजन में क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर प्रेफरेबली अटैक करेगा. मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स will be obtained as main products. मेटा के कंपैरिजन में यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आपको ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे. मतलब इस केस में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक है दैट इज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ये बात क्लियर होगी. और अब आप ध्यान देना, अगर इसमें नेक्स्ट केस ये लिया जाए, सपोज -m ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग, -m ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग, तो आप याद करें अगर ग्रुप का रिंग पर -m इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है तो -m इफेक्ट विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है. डेल पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ -m इफेक्ट. तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि अगर ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है तो अब
ऑर्थो एंड पैरा के कंपैरिजन में क्या मैं कह सकता हूं मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और अगर मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि मेटा कार्बन पर जो H प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, प्रेफरेबली ये मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा और यहां से H को रिप्लेस करेगा। मतलब इस केस में हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट विल बी मेटा प्रोडक्ट। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ऑर्थो एंड पैरा के कंपैरिजन में मेटा प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगा, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जिन कंपाउंड्स में प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट है उनके करस्पॉन्डिंग आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ज्यादा मिलेंगे मेटा के कंपैरिजन में, और जिन कंपाउंड्स में माइनस एम ग्रुप रिंग पर प्रेजेंट है उनमें आपको मिलेंगे मेटा प्रोडक्ट। और इसीलिए हम बात करते हैं कि व्हेन प्लस एम ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग the preferred site of attack for electrophile will be ortho and para positions, and if minus M group is present on ring the preferred site of attack for electrophile will be meta position। और अगर हम बात करें बेंजीन की, since all the 6 carbon atoms are identical are similar so there will be no preferred site of attack। और अब आप ध्यान देना, देखो इसी बेसिस पर हम बात करते हैं कि जो प्लस एम ग्रुप होते हैं, प्लस एम ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। This is the reason why plus M groups are called ortho and para directing groups। And in case of minus M group present on ring, since meta product is formed as a major product, since preferred site of attack for electrophile is meta position, this is the reason why minus M groups are called मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इस वजह से हम माइनस एम ग्रुप्स को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। क्या क्लियर हो रही बात है? तो ये भी एक क्वेश्चन प्रोफाइल बनती है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। आपको ऑप्शंस में 4 ग्रुप्स आपको गिवन होते हैं और ये आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो ग्रुप प्लस एम ग्रुप होंगे वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे और जो ग्रुप माइनस एम ग्रुप होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। देखो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब समझ में आ रहा है? एक बात सोचिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल ने मेटा पोजीशन पर अटैक किया है, इलेक्ट्रोफाइल ने अगर यहाँ पर प्रेफरेबली मेटा पोजीशन पर अटैक किया है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या मैं कह सकता हूँ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है माइनस एम ग्रुप। एक तरह से माइनस एम ग्रुप क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन दे रहा है, ये इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए डायरेक्शंस मिल रही हैं, वो डायरेक्शंस उसको कहां से मिल रही हैं? वो डायरेक्शंस उसको मिल रही हैं कहां से? इस माइनस एम ग्रुप से। एक तरह से माइनस एम ग्रुप यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोल रहा है कि मैंने ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है, इसलिए आप मेटा पोजीशन पर अटैक करो। तो एक तरह से वो डायरेक्शन उसको माइनस एम ग्रुप से मिली, इसीलिए हम माइनस एम ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और प्लस एम ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर ओवरऑल 3 तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो ये फ्रेम होता है कि सेट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको गिवन होंगे और उनका आपको ESR के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि जिन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी रेफरेंस के कंपैरिजन में, और जिन कंपाउंड्स में रिंग पर विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनकी रिएक्टिविटी रेफरेंस के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहाँ पर एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो जिनका रिंग के लिए नेट इफेक्ट रिलीजिंग होता है वो एक्टिवेटिंग, और जिन ग्रुप्स का रिंग के लिए नेट इफेक्ट विथड्रॉइंग होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक के लिए कि ग्रुप्स में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। तो जो प्लस एम ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे और जो माइनस एम ग्रुप होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। राइट, चलिए अब इसे एप्लीकेशन पर बेस्ड उस क्वेश्चन प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिनमें आपको ये बताना है कि कंपाउंड्स का ESR के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। क्लियर बात ये? तो डिस्कस करते हैं इसके लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये क्वेश्चंस हमें ट्राई करना है और इसमें एक क्वेश्चन पर मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना और उनके आंसर्स फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। आप देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर मैं आपको कंसेप्ट अप्लाई करके बताता हूँ। ये 4 एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको गिवन है और इनका हमें
ESR के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब आपको करना है क्या, देखो इन 4 कंपाउंड्स में बेंजीन को तो हम कंसीडर कर लेते हैं रेफरेंस, ध्यान देना बेंजीन को तो हमने रेफरेंस मान लिया है। फर्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए, आप बता सकते हैं OCH3 ग्रुप का रिंग के लिए क्या इफेक्ट होगा। हमने ग्रुप्स के इफेक्ट डिस्कस किए हैं। OCH3 की अगर बात की जाए तो इंडक्टिव के रिस्पेक्ट में इट इज -I और मीजोमेरिक के रिस्पेक्ट में इट इज +M। अब बताओ -I और +M में डोमिनेट कौन करेगा, +M। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं OCH3 ग्रुप विल बी +M ग्रुप, या कह सकते हैं रिलीजिंग ग्रुप फॉर द रिंग। ऑल्दो इट इज -I also, but in +M and -I of OCH3 as we have discussed, its +M effect dominates। तो यहां पर इसका +M effect हमने कंसीडर किया है। NH2 की अगर बात की जाए तो ये भी +M और -I ग्रुप है, तो यहां भी अगर हम बात करें तो इसका +M effect डोमिनेटिंग है, ये रेफरेंस। और नाइट्रो में अगर बात की जाए तो इट इज -M -I ग्रुप एंड इट्स -M effect dominates over its -I effect। तो यहां पर अगर बात की जाए तो जो इन ग्रुप्स के डोमिनेटिंग इफेक्ट हैं वो हमने यहां पर लिख लिए हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड फॉर ESR। ये हमने डिस्कस किया ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर इनको प्रेजेंट है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी रेफरेंस के कंपैरिजन में, और अगर विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्टिविटी रेफरेंस के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। इसका मतलब देखो ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड में क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप ध्यान देना फर्स्ट एंड सेकंड will be more reactive than reference third, and that is more reactive than fourth जिसमें withdrawing group present है। तो 1 and 2 में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है और इनकी रिएक्टिविटी रेफरेंस से ज्यादा है, और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये बात क्लियर। अब बात करना है 1 and 2 में। देखो 1 and 2 दोनों में +M इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। दोनों में अगर आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो यहां पर +M इफेक्ट में लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप कौन है, ऑक्सीजन। Oxygen is donating its lone pair for +M effect, and in NH2 group, nitrogen is donating its lone pair for +M effect। क्या हम बात कर सकते हैं फिर तो, अगर फर्स्ट में ऑक्सीजन और सेकंड में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो फिर तो इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी में डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों की EN में डिफरेंस है। तो फिर तो यहाँ पर हम +M मोर और लेस की बात कर सकते हैं, और उसके लिए हम ध्यान देना क्या हम बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, और क्योंकि ऑक्सीजन की EN ज्यादा है तो उसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी अगर कम होगी, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं OCH3 का +M इफेक्ट होगा दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू +M इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, इट इज मोर। क्या बात क्लियर हो रही है? OCH3 का +M इफेक्ट यहां पर कम हो जाएगा, जबकि NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन इज लोन पेयर डोनेटिंग एटम एंड इट्स लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी विल बी मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सिंस नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जितना स्ट्रांग होगा वो रिंग को उतना ज्यादा एक्टिवेट करेगा ESR के लिए। तो फिर तो इस केस में 2 विल बी मोर रिएक्टिव देन 1 एंड दैट इज मोर रिएक्टिव देन 3 एंड दैट इज मोर रिएक्टिव देन 4। सो दिस इज ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर ESR। इस तरह से हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स का ESR के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है। बाकी के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आगे डिस्कस करूंगा। कंसेप्ट वही है, जो हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया है, राइट।